आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम दीपक धरा, योर इंग्लिश ट्रेनर, एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम कुछ इडियोमैटिक सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं और ये ऐसे इडियोमैटिक सेंटेंसेस हैं, अगर आप इनको अपनी इंग्लिश में यूज़ करते हो सो डेफिनेटली इट विल टेक योर इंग्लिश टू द नेक्स्ट लेवल। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारी लाइफ में जिनको हम ना तो एग्जैक्टली ट्रांसलेट कर पाते हैं, ना उनकी डायरेक्ट इंग्लिश बना पाते हैं, और कई बार समझ नहीं आता कि इनकी जो इंग्लिश है वो क्या होगी। तो आइए सीखते हैं वो कुछ इडियोमैटिक सेंटेंसेस। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज गाड़ी चल रही है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाड़ी चल रही है, चलने की इंग्लिश तो वॉक होती है, तो इंग्लिश क्या बनाओगे इसकी? गाड़ी चल रही है, बताइए मुझे। गाड़ी चल रही है, सो गाड़ी या कार इज वॉकिंग, ट्रेन इज वॉकिंग, ऐसे बोलोगे? नहीं, इसके लिए यूज किया जाता है मोशन। क्या यूज करते हैं हम? मोशन। द ट्रेन इज इन मोशन। अगर आपकी कार चल रही है तो कैसे बोलोगे? द कार इज इन मोशन, राइट? सो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज घर में आग लगी हुई है। अब आग लगी हुई है, कुछ लोग इसको बर्न से रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं या फायर से रिलेट करते हैं। अब किसी चीज में आग लगी होती है ना, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है ऑन फायर। क्या होती है? ऑन फायर। जैसे कि मैं कहूं कि घर में आग लगी हुई है, तो कैसे बोलेंगे? द हाउस इज ऑन फायर। इस चीज में आग लगी हुई है, दिस थिंग इज ऑन फायर, राइट? तो किसी भी चीज में आग लगी हुई है, ऑन फायर। और कई बार बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि आग लगाने की इंग्लिश क्या होगी। अगर मैं कहूंगा कि इसे जला दो, ये फोन है ना, 24 घंटे इस फोन में घुसे रहते हो तुम, है ना, इस फोन को ना आग लगा दो। आपकी मम्मी अक्सर आपसे कहती होगी कि इस फोन को आग लगा दे, या मैं आग लगा दूंगी इस फोन को। अब आग लगाने के लिए यहाँ पे क्या बर्न यूज करोगे कि बर्न दिस फोन? नहीं, अगर बर्न यूज करते हो गलत होगा। तो किसी भी चीज में आग लगाना होता है सेट ऑन फायर। क्या होता है? सेट ऑन फायर। तो मम्मी आपकी क्या कहती है? इस फोन को रख दे, नहीं तो इसमें आग लगा दूंगी। आई विल सेट योर फोन ऑन फायर। गॉट माई पॉइंट? उसने उसके घर में आग लगा दी, तो ही सेट हिज हाउस ऑन फायर। तो ऐसे इसको हम यूज करते हैं। आपने 12th क्लास में एक लेसन है, आपने देखा, उसमें एक पंडित कहता है, जो फर्स्ट लेसन ही है, उसमें टाइगर किंग की एक स्टोरी होती है। वो उसके बारे में बताता है कि अगर आपकी भविष्यवाणी झूठी हुई पंडित जी, तो क्या करोगे? तो पंडित जी ने कहा था, आई विल सेट माई ऑल द बुक्स ऑन फायर। मैं अपनी जितनी भी किताबें हैं, पोथी पत्र हैं, उनको आग लगा दूंगा, और एक है ना जो LIC एजेंट होता है ना, वो बन जाऊंगा। तो उसने क्या सेंटेंस बोला था? आई विल सेट माई ऑल द बुक्स ऑन फायर। तो आग लगाना सेट ऑन फायर होता है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अगर हम कई बार कहते हैं कि भाई मैं इस चीज के लिए लेट हो रहा हूं, तो नॉर्मली आप बोलोगे तो आप बोलते हो आई एम गेटिंग लेट, बोलते हो ना। बट एडवांस इंग्लिश में आपको आई एम गेटिंग लेट नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है आई वॉज लेट फॉर स्कूल। आई वॉज लेट फॉर स्कूल। थोड़ा सेंटेंसेस को तोड़ना मरोड़ना सीखो। अगर सेंटेंस देखो, लैंग्वेज क्या होती है, आप अपने जो वर्ड्स बताते हो आप किसी भी वे में बता सकते हो, बोलने एक तरीका है। तो थोड़ा अगर घुमा फिरा के वर्ड्स को बोलोगे तो उससे एक जो लैंग्वेज का जो प्रभाव है थोड़ा और अच्छा हो जाता है, एक इफेक्टिव वे में आप बोल पाते हो। जैसे कि मैं थोड़ा और एग्जांपल अगर आपको दूं, मैंने अगर कहा एक सिंपल सेंटेंस कि वो बहादुरी के साथ लड़ा, तो कैसे कहूंगा? He fought bravely। सिंपल सेंटेंस, कोई इसमें कुछ खास बात नहीं है। लेकिन क्या मैं इस सेंटेंस को थोड़ा घुमा के ऐसे नहीं कह सकता? He fought like a lion। मीनिंग तो सेम है। या फिर मैं इसको थोड़ा और चेंज करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं He was lion in the field, राइट? या फिर हम कह सकते हैं He was lion in the fight। हम ऐसे करके सेंटेंसेस को घुमा फिरा के अपनी बात को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। हम कई बार कहते हैं मोटा हो गया तू, तो कहते हैं ना, तो कैसे कहेंगे? यू आर सो फैट, ऐसे बोलते हैं। लेकिन थोड़ा और अच्छे में कहेंगे तो ये तो कह सकते हैं योर बेली इज लुकिंग आउट ऑफ योर शर्ट, यानी आपका पेट शर्ट से बाहर देख रहा है। लेकिन मीनिंग क्या हुआ इस चीज का? कि आप मोटे हो गए हो। तो एडवांस इंग्लिश में आप समझो कि कैसे वर्ड्स के साथ हेर फेर करके उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, राइट? तो आप सिंपल बोलने के बजाय कि आई एम गेटिंग लेट टू स्कूल, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वन यू शुड यूज आई वाज लेट फॉर दिस। ठीक है, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, आई एम लेट फॉर मीटिंग। तो ऐसे करके हम बोलेंगे। सो नेक्स्ट इज, हम कई बार कहते हैं बिल्कुल ठीक समय पे आए हो तुम, तो लेट नहीं हो तुम बिल्कुल ठीक समय पे आए हो। तो कैसे कहोगे इसे? टेल मी इफ यू नो द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ओके, यू आर जस्ट इन टाइम। कुछ लोग है ना समय पर आने के लिए ऑन टाइम लगाते हैं, तो ऑन टाइम एक ज्यादा अच्छा नहीं आपको बोलना है, यू आर जस्ट इन टाइम। माना जाता है कि टाइम एक बड़ी चीज है, तो उसके लिए प्रेपोजिशन इन लगाई जाती है, यानी जो समय एक अवधि थी उसके अंदर अंदर आप आए हो, यानी आप सही समय पे आए हो। तो ठीक समय पे आने की इंग्लिश क्या हो जाती है? इन टाइम, ना कि ऑन टाइम। ठीक है ना? वैसे ऑन टाइम भी होता है, एट टाइम भी होता है, और इन टाइम भी होता है, सबका मीनिंग अलग अलग है। अगर ठीक समय पे आए हो, यानी कोई लेट नहीं हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट सही समय पे आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इन टाइम लगाना है। ऑन टाइम वो भी क्या होता है? आप टाइम के नियर बाय आए हो। और जब एट अ टाइम होता है उसका मतलब होता है बिल्कुल लास्ट, जब डेडलाइन थी ना टाइम की, कि मान लो आपकी 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होना था, आप बिल्कुल 9 बज के
56 मिनट पे 57-58 मिनट पे बिल्कुल लास्ट में 1-2 मिनट जब रह गई थी तब आपने एंट्री की स्कूल में एग्जाम के लिए, तो वो क्या थे, आप डेडलाइन पे पहुंचे, तो यू वर जस्ट एट टाइम। तो एट अ टाइम ये होता है बिल्कुल उसी क्षण, इस सेंस में हम यूज करते हैं उस चीज को, ठीक है। तो हम बात करें आप ठीक समय पे आए हो, सो यू आर इन टाइम। द नेक्स्ट इज इन फुल स्विंग। ये इन फुल स्विंग वर्ड है जो हम कब यूज करते हैं, अक्सर हम इसे तब यूज करते हैं जब कोई चीज जोरों शोरों पे होती है ना, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं इन फुल स्विंग। जैसे कि हमारी क्लासेस बैक टू बैक क्लासेस आपको मिल रही हैं, सो आवर क्लासेस आर इन फुल स्विंग, ठीक है। हमारा मूड क्या है, बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, लगातार कंटेंट आपको देते जा रहे हैं, तो आवर वीडियोस आर इन फुल स्विंग, वी आर आल्सो इन फुल स्विंग। लेकिन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते ना, इट मींस यू आर नॉट इन फुल स्विंग, ठीक है ना, इशारा समझ गए होगे, वो भी कर देना। तो इन फुल स्विंग मतलब कोई चीज जोरों शोरों से आगे बढ़ रही हो, जबरदस्त तरीके से आगे चल रही हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इन फुल स्विंग, ठीक है। जैसे कि जो आपको पता है कि पाकिस्तान जब अटैक कर रहे थे, तो आपको पता है मोदी जी ने कितने बार लगातार अटैक किए और लगातार कई सालों तक आतंकवादियों का खात्मा करवाया। तो जो सफाई का जो अभियान चल रहा था, दैट वाज इन फुल स्विंग। तो कोई भी चीज जोरों शोरों से चल रहा हो, सफाई अभियान भी बहुत अच्छे से चला था हमारे देश के अंदर, सभी नेताओं ने मिलकर, जो बड़े बड़े एक्टर्स स्टार्स उन्होंने भी मिलकर किया था, दैट वाज इन फुल स्विंग। तो कोई भी चीज अच्छे तरीके से जोरों शोरों से चल रही है, दैट इज कॉल्ड इन फुल स्विंग, ठीक है। सो आवर क्लासेस आर इन फुल स्विंग नाउअडेज। नेक्स्ट इज धूप बहुत तेज है। अब कैसे बनाओगे धूप बहुत तेज है, अब ट्रांसलेशन मत करना भाई तेज क्या होता है, ठीक है ना, धूप बहुत तेज है बनाइए। अगर आपको पता है बताइए मुझे क्या होगी इस इंग्लिश। काफी बच्चों को मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलने जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। सो टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ धूप बहुत तेज है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे द सन इज वेरी हॉट। यस, द सन इज वेरी हॉट, दिस इज एडवांस्ड इंग्लिश। आपको इस यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं है कि सूरज गर्म है, नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, सूरज तो गर्म होता है देखो सबको पता है। द सन इज वेरी हॉट का मतलब यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप बन गया कि क्या, कि धूप बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम कई बार कहते हैं कि लड़की खेल रही है, लेकिन बचपन से एक हमारी हैबिट है, हम ट्रांसलेशन करते हैं, लड़की खेल रही है, लास्ट में क्या आ गया, रही है, रहा है, रही है, आ गया ना। तो हम क्या करते हैं, रहा रही देख के आईएनजी लगा के कंटीन्यूअस टेंस वगैरह बना देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, इज एमर लगाया आईएनजी लगा दिया एक्शन में। तो द गर्ल इज प्लेइंग के बजाय थोड़ा हम इसको मॉडिफाई करके एडवांस्ड वे में हम कह सकते हैं द गर्ल इज एट प्ले, यानी वो खेल पर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि लड़की खेल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, आज हवा बंद है। कई बार क्या होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, हवा बिल्कुल बंद है, तो आज हवा बंद है कैसे कहोगे इसे, तो इसकी इंग्लिश होगी इट वॉज क्लोज टुडे। यहाँ पे एयर वगैरह लगाने की जरूरत है कि एयर इज नॉट ब्लोइंग, एक बेसिक सेंटेंसेस हैं जो आप इंग्लिश को अच्छे लेवल की नहीं शो करते, राइट। तो आपको ये नहीं बोलना कि भाई एयर इज नॉट ब्लोइंग, देयर इज नो एयर अवेलेबल है, इस टाइप में कुछ आपको बोलना है इट वॉज क्लोज टुडे, ठीक है। यहाँ पे क्लोज मतलब बंद नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल घुटन सी है, हवा नहीं चल रही है, ठीक है, हवा का हल्का सा झोंका भी नहीं आ रहा, इट वॉज क्लोज टुडे। नेक्स्ट इज, घर किराए पर है या फिर घर किराए के लिए खाली है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खाली के लिए हम क्या बोले, एम्प्टी बोले, किराए के लिए खाली है, एम्प्टी फॉर रेंट बोले, नहीं ऐसे नहीं बोलते। तो जब भी बोलते हैं घर किराए के लिए खाली है, मकान या कमरा किराए के लिए खाली है, तो हम बोलते हैं टू लेट। क्या बोलते हैं, टू लेट। कुछ लोग फोर लेट भी कह देते हैं, फोर लेट नहीं टू लेट होता है। द हाउस इज टू लेट, इसका मतलब घर किराए के लिए खाली है। नेक्स्ट वर्ड इज तुम्हारी गलती होगी या तुम्हारी गलती है, किसी भी सेंस में बना लो, टेंस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करना चाहते हो। कई बार हम कहते हैं ना कि तुम्हारी गलती है, कैसे बोलेंगे, इट्स योर मिस्टेक, नहीं, एडवांस्ड इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू आर एट फॉल्ट। कैसे बोलेंगे, यू आर एट फॉल्ट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं यू आर इन द रोंग, यू आर इन द रोंग। इन सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को बिल्कुल एज इट इज रट लेना, क्योंकि इनके जो ब्यूटी है ना, जैसे आप एग्जैक्टली वे में बोलोगे ना, अगर आप इसी तरीके से मैंने आपको बताया तो इनकी आपको ब्यूटी आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो अब गलत हो इस चीज में तो कैसे बोलेंगे, यू आर इन द रोंग, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं यू आर एट फॉल्ट। कई बार होता है ना एक्सीडेंट हो जाता है, हम पूछते हैं भाई गलती किसकी थी, ट्रक वाले की गलती थी या बाइक वाले की गलती थी, तो कैसे बोलेंगे, हु वाज एट फॉल्ट। तो बोलेंगे भाई ट्रक ड्राइवर था ना, वो गलती पर था, यानी उसकी गलती थी, सो ट्रक ड्राइवर वाज एट फॉल्ट। या फिर हम कह सकते हैं ट्रक ड्राइवर वाज इन द रॉन्ग। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट इज, मैं अपने वचन का पक्का हूं। कुछ लोग होते हैं ना अपनी जुबान के पक्के होते हैं, जो बात कह दी तो कह दी। मैंने आपको कहा था कि वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा बैक टू बैक, और लेके आ रहा हूं, तो मैं अपने वचन का पक्का हूं। लेकिन आप लोग नहीं हो ना, आप कहते हो सर कर दूंगा सब्सक्राइब, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। कहते हो सर कर दूंगा बेल आइकन दबा दूंगा, लेकिन आप नहीं दबाते हो, नहीं करते ना। तो जुबान का पक्का होना क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्टिक टू वर्ड्स। क्या बोलते हैं, स्टिक टू वर्ड्स। जैसे मैं अपनी जुबान पर टिकता हूं तो आई स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। इसको एक दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हो, दैट इज आई एम अ मैन ऑफ वर्ड। क्या बोलते हैं, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड। तो ये कई बार ऐसे वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं हमारे, मैन ऑफ लगा लगा के बोला जाता है। जैसे कि हमने बोला
मैन ऑफ वर्ड यानी शब्दों का इंसान। कैसा इंसान होगा? जो अपने शब्दों पर टिकता होगा। जैसे अगर मैं बात करूं महाराणा प्रताप जी की, वो एक ऐसे इंसान थे, अपनी जुबान के पक्के थे, जो कहते थे वो करते थे। इन द सेम वे जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी महाराज, जुबान के बड़े पक्के थे। ये लोग आज भी हमारे जाने जाते हैं, आज भी हम इनका नाम लेते। क्यों लेते हैं? ये लोग ऐसे थे, सर कटा सकते थे लेकिन अपनी जुबान को नहीं तोड़ सकते थे। जो वादा किया सो किया, अपनी जुबान के ऐसे पक्के होते थे। एक बार की बात है, जब युद्ध चल रहा था तो जो मुगल दरबार है वहाँ से कुछ मुस्लिम महिलाओं को महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे वो उठाकर लेके आ गए थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा था कि हमारी दुश्मनी राजा से है, इन बच्चों से या मासूम औरतों से नहीं है, इनको वापस इज्जत के साथ छोड़ के आओ। लेकिन जो मुगल दरबार के जो सैनिक थे वो ऐसा नहीं करते थे, वो महिलाओं को उठा भी ले जाते थे। तो ये होता है एक जुबान का पक्का होना। वो वादा करते थे कि भाई मेरी जिससे जो दुश्मनी है मैं उसी से ही लड़ूंगा, मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जो प्रॉमिस करते थे वैसा ही करते थे। वो अगर कहते थे मैं निहत्था आऊंगा तो निहत्ते ही जाते थे। तो ऐसे होते हैं जुबान के पक्के। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड। क्या बोलते हैं? मैन ऑफ वर्ड। तो दीपक सर क्या है? दीपक सर इज मैन ऑफ वर्ड। या फिर मैं ये कह सकता हूँ अपनी जुबान पे टिकता हूँ, भाई जो कहता हूँ वही करता हूँ मैं। ठीक है ना? अक्षय कुमार का डायलॉग पता होगा ना, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ठीक है ना? तो मैं क्या हूँ? अपनी जुबान का पक्का हूँ। आई स्टिक टू माई वर्ड। या फिर मैं कह सकता हूँ आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड। ठीक है ना? इसको एक वर्ड और ऐसे ही बनाते हैं, मैन ऑफ स्टैंडिंग भी होता है एक। मैन ऑफ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? मैन ऑफ स्टैंडिंग का मतलब होता है एक दिग्गज इंसान, जिसको हम एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बड़े जिसकी हम वैल्यू बहुत समझते हैं। तो दिग्गज इंसान के लिए यूज किया जाता है मैन ऑफ स्टैंडिंग। ठीक है ना? या फिर मैन इन द स्टैंडिंग भी कहते हैं। ठीक है? जैसे हम बोलेंगे अमिताभ बच्चन इज द मैन ऑफ स्टैंडिंग। सो मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज, अगर हम कहते हैं ना कि हाँ अभी भी नजर आ रहा है, कोई आपके घर से बाइक लेके निकला या कोई चोर भाग गया, कोई ऐसे भाग गया, आप देख रहे हो कौन है कहाँ, अरे हाँ मुझे अभी नजर आ रहा है, मुझे अभी नजर आ रहा है, तो कैसे बोलोगे? बताओ मुझे नजर आ रहा है। सिंपली बोलो तो आप कह सकते हो आई कैन सी हिम, आई कैन सी हर, वट एवर दैट इज। या मैं जहाज को भी देख सकता हूँ, दिख रहा है मुझे, आई कैन सी द एरोप्लेन, राइट। लेकिन थोड़ा एडवांस्ड वे में कैसे बोलोगे? तो बोला जाएगा द एरोप्लेन इज येट इन द साइट। व्हाट वी विल से द एरोप्लेन इज येट इन द साइट। और कोई आपको इंसान दिख रहा है, हाँ अंकल जी दिख रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, तो अंकल इज येट इन द साइट, यानी अभी भी मुझे अंकल दिख रहे हैं। ठीक है? तो येट इन द साइट ऐसे बोलते हैं। लेने से देना अच्छा होता है, ये बात अच्छी आपने सुना होगा। कई बार लोग क्या करते हैं, मांगना ज्यादा शुरू कर देते हैं। लेकिन मांगना, हर चीज में अपने बारे में सोचना ये अच्छी बात नहीं है, हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। तो लेने से देना अच्छा होता है। हम जितना देंगे लोगों को, भगवान एक दिन हमें अपने आप देगा, राइट। तो इस बात को समझना। तो लेने से देना अच्छा होता है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। नेक्स्ट इज, उसकी नस नस में शरारत है। कई बार कहते हैं ना इसकी तो रग रग में शरारत है, नस नस में शरारत है, शैतानी भरी भरी है इसके अंदर। ठीक है ना? कईयों में बेईमानी भरी होती है। तो अलग अलग चीजें होती है, किसी में ईमानदारी भरी होती है, जैसे मेरे अंदर ईमानदारी भरी हुई है, राइट। तो नस नस में से ईमानदारी भरी होना, शरारत भरी होना, इसे हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं ही वॉज नोटी टू द कोर। कोर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल गहराई, अंदर। तो यानी गहराई तक वो क्या है? नोटी, उसके अंदर जो नोटीनेस है वो भरी हुई है। ठीक है? तो ही वॉज नोटी टू द कोर, उसके अंदर गहराई तक शरारत भरी हुई थी। गॉट माय पॉइंट? तो मेरे अंदर क्या भरी हुई है? ईमानदारी भरी हुई है। कैसे कहोगे? बोलो, कमेंट बॉक्स में सबको लिखना है कमेंट। क्या लिखना है? लिखो दीपक सर इज ऑनेस्ट टू द कोर। कैसे बोलोगे? दीपक सर इज ऑनेस्ट टू द कोर। तो ये थे कुछ वर्ड जो मैं आपके लिए लेके आया, और आई होप कि आपको पसंद जरूर आए होंगे। और पसंद आए हैं तो क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।